नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का शिक्षा में बस क्लास में जिसकी बात हो रही थी। अब बहुत सारे बच्चों ने सिंथेसिस की क्लासेस करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की होगी। इसी आशा के साथ आज नई क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने बात की थी फॉर तक। तो फॉर तक के जितने भी आपने रूल्स देखे वो आपने अपने क्लास में किए होंगे। आज की जो बात हम कर रहे हैं वो बात अगले फ़ैन बॉयज़ पर है। फ़ैन बॉयज़ का मतलब है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखिएगा वह थोड़ा ध्यान से, FANBOYS। फ़ैन बॉयज़ में हम लोगों ने F पर बात कर ली थी। फ़ैन बॉयज़ में F का मतलब था, F स्टैंड्स फॉर ठीक है। ये एंड है, नॉर, उसके बाद बट और येट सो, ठीक है। इस तरीके से हमने फ़ैन बॉयज़ को देखा था। इस कड़ी में पिछली क्लास में हमने देखा था कि फॉर किसके लिए यूज़ होता है। और आज की क्लास के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू कर रहे हैं ए के बारे में, ठीक है। इसको देखेंगे और इसी के साथ साथ हमने अपने बट और येट को देखना है, तो इनके बारे में भी हमें साथ साथ जानकारी मिल जाएगी। तो क्या होता है एंड, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल एनर्जी के साथ, ठीक है। किसी भी प्रकार का मन में डाउट रह ही नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जो भी बातें बारीकियों से बताई जा रही हैं उन पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपसे बात की थी थोड़ी देर अपने, अगर आप कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर आप थोड़ा सा ज़ोर लगा कर सोचेंगे तो मैंने क्या कहा कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं सिंपल के बाद, जो हम कंपाउंड सीरीज़ अपनी कर रहे थे, तो सिंपल के बाद जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, दरअसल ये जो कंपाउंड सेंटेंस हैं ये सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है इसको देखना है हमें। मैंने आपको बताया था ऐसा क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहलाता है। ये क्लॉज किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, इसे एडवर्ब की ऐसी फॉर्म के साथ हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें फाइनाइट वर्ब मिलने की संभावना होती हैं। दूसरी चीज़ कि हमने पिछले बार जो कंपाउंड सेंटेंस की सीरीज़ को किया था, उस कंपाउंड सेंटेंस की सीरीज़ में एक चीज़ हमने ध्यान दी थी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो दोनों तरीके से अलग अलग होगा। और हम जो पहले सबसे सरल तरीका है फ़ैन बॉयज़ के माध्यम से उसे जोड़ने का, जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या होता था कि सेपरेट चीज़ें हमें मिलती थीं, उसको हम कंबाइंड करते थे। तो इस सिंथेसिस की सीरीज़ आगे बढ़ती चली जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, कंपाउंड की जो सीरीज़ है उसमें बताया जाएगा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, बिल्कुल अलग अलग क्लॉज हैं, और इनको हम फ़ैन बॉयज़ के माध्यम से कैसे जोड़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने फॉर तक की बात कर ली थी कि फॉर का अगर मतलब निकल रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस में फॉर से रीज़न बताया जाता है, और कंपाउंड सेंटेंस में अगर रीज़न बताना हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रीज़न बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं बिकॉज़ का। तो ये जो थोड़ा सा छोटा सा अंतर है ये आपने देखा था, और इसी के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। एंड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। कोई भी चीज़ जब अलग से सेंटेंस में जोड़ी जाती है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो क्या लिखा हुआ है, एंड का प्रयोग एक इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ जानकारियों को और जोड़ने के लिए किया जाता है। कोई नई बात आप बताना चाहते हैं, जो भी आपने अपने सेंटेंस में कह रखा है, और भी आपको उसके संबंध में कुछ कहना है, तो आप इस तरीके से एंड का यूज़ करते हैं। सिंथेसिस का जो फ़ैन बॉयज़ का नियम है वो आपको बताता है। अब ये कहेंगे आप लोग कि वो बहुत नॉर्मल जानकारी है तो सबको पता होती है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, पहले से आपको पता है। लेकिन जो हमारा धर्म है कि हम उसके बारे में आपको बताएं सेंटेंस में यूज़ करके, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। याद रखें, छोटा सा नोट मैंने लिख दिया है कि यदि याद रखें कि जब कर्ता एक ही होता है, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक ही होता है, डूअर एक ही होता है, और दूसरी जानकारी भी उसी के बारे में होती है, कहने का मतलब जो पहला कर्ता है बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस उसी के बारे में कही जा रही हैं, तो ये जो हमारा कर्ता है ये क्या कहलाता है, ये हमारा कर्ता जो एक इन्फॉर्मेशन
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसी कर्ता के लिए हैं या सब्जेक्ट के लिए हैं, तो उन्हें एंड से जोड़ा जा सकता है। तो होती हैं तो बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। कहने का मतलब है कि हम बार बार सब्जेक्ट लगाने से बचते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स में आपको समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही स्टूड अप एंड, अब देखिए यहाँ पर जो ही लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो हमारे सब्जेक्ट के साथ हमारे सेंटेंस के अर्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल ये चीज़ है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस सेंटेंस को मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ही स्टूड अप फुल स्टॉप ही बिगन टू स्पीक, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ही बिगन टू स्पीक। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो सेपरेट है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो सेपरेट है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब ये सेंटेंस अलग हो गया, ये सेंटेंस अलग हो गया। अगर ये सेंटेंस दोनों अलग हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पर मेरी बात को सुनेंगे कि अगर हमें एंड से जोड़ना है तो पहले ये पक्का करना पड़ेगा क्या दोनों कर्ता सेम हैं। अगर एक कर्ता के बारे में जो बात कही गई है वही उस अगले कर्ता के लिए कही गई है तो हम इसको एंड से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये बात है कि आपको सेंस में एडिशनल जानकारी पता होनी चाहिए। अब आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर ही स्टूड अप के बाद हमने इसे किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। और क्या अगर हम यहाँ पर ही लगा देंगे तो क्या कुछ गलत हो सकता है? देखिए नॉर्मली इसको गलत नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम अपने सेंटेंस में सिंथेसिस को रूल वाइज सीख रहे हैं तो कहने का मतलब हम सीखने ही ये आए हैं कि हम नई जानकारी क्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो हमें पहले से पता है उसका पता होने का, उसको यूज़ करने का अलग से कोई मतलब नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपको पता हैं उनसे कुछ नया सीखें। तो हमारा जो रूल है वो कहता है कि बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। देखिए लिखा हुआ बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से, सीधी बात है कि हमने ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, ही बिगन टू स्पीक, वह बोलने लगा। अब सीधी सी बात है, वह खड़ा हुआ, वह बोलने लगा। तो सीधी सी बात है, वह खड़ा हुआ और बोलने लगा। ऐसे बोलिए, बार बार क्यों कहेंगे वह खड़ा हुआ और वह बोलने लगा? वाह का आप बार बार वाह क्यों करवा रहे हैं? ठीक है, कहने का मतलब है कि आप बार बार वह शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सब्जेक्ट जब एक बार आ चुका है और दूसरी जानकारी उसी सब्जेक्ट के लिए है तो आप उसी के बारे में यूज़ कीजिए ना, ये अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या कहेंगे। ही स्टूड अप, अब एंड लिखा हुआ है एंड, तो क्या करेंगे? क्या हम ही का यूज़ करेंगे? देखिए बार बार नहीं किया जाता, तो हम क्या करेंगे? एंड बिगेन टू स्पीक। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनके तैयार हो गया। ये सेपरेट सेंटेंस था, ये सेपरेट सेंटेंस था और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनके तैयार हो गया है। ठीक है, सेपरेट सेंटेंस और कंपाउंड बन गया। कैसे सर आपने बनाया है? तो जो फैन बॉयस का नियम है उसके हिसाब से हमने बना दिया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टूड अप, ये वाली बात हो गई। अब एक चीज़ नीचे यहाँ पर देखो, नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है ये अलग था, ये अलग है। अब देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, रीमा वेंट इनसाइड, रीमा अंदर गई। ठीक है, और देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है एंड, यहाँ शी लिखा हुआ है। ये जो शी है किसके बारे में है? आप पहले से जान गए, रीमा के बारे में है। तो ये जो शी है, अब यहाँ पे लिखा हुआ ओपनड ऑल द विंडोज़, बा रीमा अंदर गई और उसने सभी विंडोज़ यानी खिड़कियाँ खोल दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एंड हटाऊँगा और क्या लिखूँगा? रीमा वेंट इनसाइड, फुल स्टॉप लगाया यहाँ पे, और हम क्या करेंगे? बस इसको हम शुरू कर देंगे, शी ओपनड ऑल द विंडोज़। यहाँ पर इसको रब करके मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, एंड शी ओपनड ऑल द विंडोज़। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, ये दोनों बिल्कुल बेटा कैसे हैं? ये अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। ठीक है, तो जब ये सेपरेट हो गए तो सामने वाले व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया कि इसको आप कंपाउंड सेंटेंस की सहायता से जो है क्या करके दिखाइए? मर्ज करके दिखाइए, यानी उसको कंबाइंड करके दिखाइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, रीमा अंदर गई और उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। ठीक, तो इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है, रीमा अंदर गई और सारी खिड़कियाँ उसने खोल दी। अब देखिए इसने उसने ये जो शब्द आ रहे हैं ये बार बार आ रहे हैं क्योंकि हम भाषाई परिवर्तन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें करना ही है तो हम अपने सिंथेसिस के रूल के अकॉर्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब बताते हैं एक ही कर्ता के बारे में, अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा? भैया रीमा के लिए ही शी आया है, ये तो देख रहे हो ना, रीमा के लिए ही शी आया है। रीमा वेंट इनसाइड, शी ओपनड ऑल द विंडोज़। तो हम क्या करेंगे? शी वेंट इनसाइड यानी कौन गया अंदर? तनिक बताइएगा। ये जो रीमा है इसी के लिए तो शी आया है। ठीक है, तो आपने क्या किया? अगर हम यहाँ पर शी कर दें, सॉरी यहाँ पर रीमा ही सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और रीमा वेंट इनसाइड, रीमा अंदर गई और खिड़कियाँ खोल दी। अब देखिए ध्यान से,
तो जिसने भी खिड़कियाँ खोली होंगी, सीधी सी बात है, जो अंदर गया है उसी ने खिड़कियाँ खोली होंगी। तो इस तरीके से माना जाता है सेंटेंस में। तो रीमा वेंट इनसाइड, और इसके बाद हमने इसको एंड से जोड़ दिया। अब एंड है क्या, जल्दी बताइए। तो एंड कंजंक्शन है जो कैसा काम कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देने का काम कर रहा है। पहली बात है कि रीमा अंदर गई, उसने खिड़कियाँ खोल दी। अब देखिएगा ध्यान से, जब वो कह रहे हैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाता, बार बार नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, शी को एक बार फिर रिमूव कर देते हैं। रीमा वेंट इनसाइड एंड ओपनड ऑल द विंडोज। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई? ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। कोई भी आप एंड से जोड़ रहे हैं तो बार बार आपको कर्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर कर्ता अलग है तो आप उनके नाम या उनका जो भी प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बट और येट। इसका बट का मतलब होता है लेकिन, येट का मतलब होता है फिर भी, सभी लोग जानते हैं। अब क्या कहा जा रहा है इनके बारे में वो भी देख लीजिएगा। इन शब्दों का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्यों के बीच विरोधाभास दिखाने के लिए होता है। विरोधाभास को क्या कहते हैं? कंट्रास्ट। क्या कहा जाता है? कंट्रास्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंट्रास्ट क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ वह सुंदर है, ठीक है, फिर भी वह खुश नहीं है। अब देखिए, किसी का सुंदर होना उसकी खुशी का कारण हो सकता है ना, और हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सुंदर है उसको अपने रूप के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का जो है परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे ठीक नहीं है, वैसे तो भगवान की बनाई हुई हर एक रचना अच्छी होती है, सुंदर ही होती है, लेकिन अगर समाज की दृष्टि से वो अपने आप को देखता है और उसको लग रहा है कि हाँ वो ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको अपने जो चेहरा है, चेहरे की जो रूप रंग है, उसको देखकर परेशानी होती है। तो जिसका चेहरा ठीक नहीं है बाय चांस, तो उसको अपने ऊपर थोड़ा-सा परेशानी हो तो समझ में आता है, लेकिन सुंदर होने के बावजूद भी परेशानी होना, ये विरोध में चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत व्यक्ति अमीर है, बहुत अमीर है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, ठीक है, ये विरोध है। भाई अमीर होने के बावजूद आप खुश नहीं हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, दुनिया के सारे अमीर खुश ही थोड़ी ना हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं वो अमीरी के बावजूद भी नाखुश हैं। लेकिन क्या कहा जाता है, ग्रामर की भाषा में से हम सिंपल विरोध मानते हैं। तो कैसे हम विरोध मानेंगे? जैसे अगर हम आपसे कहें कि वह गरीब है परंतु दुखी नहीं है। अब देखिए, गरीब होना और गरीब होने के बाद भी खुश होना, ये दोनों बातें एंटी हैं, कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना? तो इसी चीज़ को कहा जाता है विरोधाभास, इसी चीज़ को कहते हैं कंट्रास्ट। और ये दोनों चीज़ें जब एक साथ आती हैं, तो कहने का मतलब हमारी जो ग्रामेटिकल रूल हैं उनके हिसाब से हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कंट्रास्ट हैं। और जब कभी ऐसा होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम या तो बट का इस्तेमाल करते हैं या तो येट का इस्तेमाल करते हैं। अब बट का मतलब है लेकिन और येट का मतलब है फिर भी। तो अगर हम कहें कि वह गरीब है, फिर भी वह खुश है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस हिंदी में बोला, वह गरीब है लेकिन वह खुश है, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, ठीक है? यद्यपि वह गरीब है, येट फिर भी वह खुश है, ठीक है? इस तरीके से। तो ऑल दो येट एक साथ इस्तेमाल करने में भी देखे जा सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब भी दो चीज़ों का विरोध दिखाया जाए, जब दोनों चीज़ें अलग-अलग बातें कह रही हों, लेकिन एक दूसरे के विरोध में हों, तब हम बट या येट का इस्तेमाल करते हैं। तो बट का मतलब हो जाता है लेकिन, और येट का मतलब हो जाता है फिर भी, ठीक है? इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब दो विपरीत बातें हैं, विपरीत बातों को एक साथ आपने दिखाना है, क्या करने के लिए? कंबाइन करने के लिए। तो जो व्यक्ति है वो आपसे, आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि हमने दोनों बातें अलग-अलग लिखी हैं, इनको आप कंपाउंड बना के दिखाइए। और अगर ऐसा सेंस आपको समझ में आए जिसमें बट या येट का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ को क्या कह सकते हैं कि हम बट या येट का इस्तेमाल करके उसको बना सकते हैं। तो सामने थोड़ा ध्यान देंगे। एक उदाहरण आपके लिए लेके हम लोग हाज़िर हैं। ही हैड अ लॉट ऑफ रिचेज़। उसके पास खूब संपत्ति थी या बहुत सारी संपत्तियाँ थीं, तो ही वाज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। अब देखिए, संपत्तियाँ होने के बाद भी इंसान खुश नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन वह खुश नहीं था, फिर भी वह खुश नहीं था। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, हमने अपने सेंटेंस को सेपरेशन में देखा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। देखा, ये सेपरेट है फुल स्टॉप से। अब इसको कंबाइन कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, ही हैड अ लॉट ऑफ रिचेज़, उसके पास बहुत सारी संपत्तियाँ थीं, बट ही वाज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। देखिए कितना आसान है। अगर कंपाउंड सेंटेंस ये बनाना आ गया और अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली हैं, तो सिंथेसिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिना एफर्ट्स डाले भी जो है समझ में आ जाएँगी। तो आप कोशिश थोड़ा-सी कीजिए और जो नॉर्मल लैंग्वेज है जिसके
आधार पर हम लोग बातचीत करते हैं, उससे भी सिंथेसिस के कार्य बहुत सारे जो रूल हैं वो निकल के आते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ही हैड अ लॉट ऑफ रिचेस बट ही वाज नॉट हैप्पी, उसके पास बहुत सारी संपत्तियां थी लेकिन वह खुश नहीं था। अब देखिए लेकिन हो गया, नीचे वाला ही हैड अ लॉट ऑफ रिचेस येट ही वाज नॉट हैप्पी, उसके पास बहुत सारी संपत्तियां थी फिर भी वह खुश नहीं था। अब दो चीज़ें आपने देखी, देख तो ली आपने ये सारी चीज़ें। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा था, कंपाउंड सेंटेंस में जब आपको एक दूसरे पर कतई निर्भर सेंटेंस नहीं मिलेंगे, कहने का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा, मेन क्लॉज मिलेगा, या इंडिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं, इंडिपेंडेंट माने जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अब थोड़ा सा पहचान कर लीजिए क्या लिखा हुआ, हमने सेंटेंस तो बना दिए, ये काम तो पहले करना था, तो एक बार हम देख लेते हैं। स्टूड अप, वह खड़ा हुआ। अब देखिए वह खड़ा हुआ ये अगले वाक्य पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम कह सकते हैं कि ही स्टूड अप, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आईडीसी है। और ही बिगन टू स्पीक, वह बोलने लगा, या भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आईडीसी है। ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट में हमने आईडीसी कह दिया है, तो कहने का मतलब ये कोई फुल फॉर्म नहीं होती, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया ऐसे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, उसको परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़, क्या यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है? फाइनाइट वर्ब वही तीन चीज़ें जो पर्सन बताए, नंबर बताए, टेंस बताए। तो देखो यहाँ पर स्टूड जो टेंस बता रही है, तो ये फाइनाइट वर्ब हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट ये बिगन, बिगन टू, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगी हुई बता रही है, तो ये क्या हुई, फाइनाइट वर्ब। और अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा, अगर आपको पिछली क्लास का ज्ञान हो तो कमेंट करके बताना। ये देखो यहाँ पर टू स्पीक लिखा हुआ है, टू स्पीक लिखा हुआ है, तो टू स्पीक क्या है सर? आपने बताया था कि टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अगर हम कहें कि इन्फिनेटिव हमारी कौन सी वर्ब है, तो आप सभी लोग जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हमारी जो इन्फिनेटिव है वो कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि आप सबको याद होगा, अगर थोड़ा सा आप जोर देंगे तो आपको याद होगा, तीन प्रकार की हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। नंबर वन, पार्टिसिपल, ये ना तो हमें टेंस बताती हैं, ना तो नंबर बताती हैं, ना तो पर्सन बताती हैं। नेक्स्ट है हमारी जेरेंड, और थर्ड है हमारी इन्फिनेटिव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इन्फिनेटिव ये केस दिया हुआ है, और इन्फिनेटिव केस जब भी दिया होता है टू स्पीक, तो ये क्या होता है, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जो ना तो टेंस बताया जाता, ना तो पर्सन बताए, ना तो नंबर बताए। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले में देखो, अगर हम आपसे पूछें कि फाइनाइट वर्ब कहाँ है, तो आप आराम से बता देंगे सर ये वेंट है, ये टेंस बता रहा है, तो यही हमारी फाइनाइट वर्ब हुई। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ओपेंड है, यही हमारी फाइनाइट वर्ब हुई कि नहीं हुई, क्योंकि टेंस बता रही है। दूसरी चीज़ है कि टेंस, नंबर, पर्सन भी धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से निकाले जा सकते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म में सीधी बात है, हर प्रकार के कर्ता में हम सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन केवल हम एक चीज़ के आधार पर अगर कहना चाहें, अगर ये टेंस बता रही तो ये फाइनाइट वर्ब है हमारी। अब हम नीचे वाले सेंटेंस में देख लीजिए, अब यहाँ पर लगा हुआ हैड और यहाँ पर लगा हुआ वॉज, ये दोनों क्या हैं, फाइनाइट वर्ब हैं। क्लियर है, फाइनाइट वर्ब माने वही बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, टेंस बताएं, नंबर बताएं, पर्सन बताएं, दोनों फाइनाइट वर्ब है। कितने लोगों को बात समझ में आई, क्लियर है सबको? तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये दोनों जो सेंटेंस थे, मतलब रूल थे, एंड और बट और येट वाले, तो ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, जो इसके बाद धीरे धीरे आएंगे। तो हम सो के लिए पूछेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे और कंजंक्शंस की बात करेंगे। और देखिए सो है, और है, ठीक है, फैन बॉयज़ में सो है, और है, इन सब के बारे में बात करनी है, नॉर है, इसके बारे में बात करनी है। धीरे धीरे हम सब के बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, ठीक है। तो हम सभी लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, जिसका नाम है सो। फैन बॉयज़ की श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और एनर्जी के साथ अच्छे से सो का भी देखिएगा। आज हम फैन बॉयज़ का जो रूल है वो समाप्त करेंगे आज की क्लास में, और अच्छे से आप लोग धैर्यपूर्वक हर बात को सुनिए और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए अब सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, सभी लोगों को पता होगा। और इसलिए दरअसल दो चीज़ों के लिए दिखाया जाता है मोस्टली, कि रिजल्ट और इफ़ेक्ट। रिजल्ट यानी परिणाम क्या हुआ, इफ़ेक्ट यानी प्रभाव क्या हुआ, कि आपने कोई काम किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कोई एडिशनल जानकारी है, जैसे मैं अगर कहूँ कि थके होने के कारण उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया। अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि थके होने का रिज़ल्ट ये हुआ कि उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया, ठीक। या बाई चांस कोई ऐसा मान लीजिए फ्रेज़ है, मॉडल है, या किसी भी प्रकार की सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, तो आपने किसी फ्रेज़ को देखा, या किसी सेंटेंस को देखा, या किसी क्लॉज़ को देखा, सबसे पहले तो हमें कंपाउंड बनाना है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जिस सेंटेंस को हम बना रहे हैं क्या वो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है। अगर हाँ, तो उसमें हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आप लेके चलते रहेंगे।
और क्या है वो चीज़ें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सो इसलिए कहने का मतलब रिजल्ट और इफेक्ट बताता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। ही रिफ्यूज टू कम इन द पार्टी, उसने उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। अब देखिए ध्यान से, पहले ये चेक करना है, कंपाउंड तो हम बनाने चले हैं फैन बॉयस की सहायता से, जो हमारी कंजंक्शन की जो श्रेणी है उसकी सहायता से, लेकिन हम ये देखेंगे कहीं एंड का यूज़ हो रहा है, कौन सा सेंस निकल रहा है। पता चला कि इसलिए उसने आने से मना कर दिया। अब ये जो इसलिए नाम का शब्द है ये कारण बताता है, ठीक है, रिजल्ट बताता है। अब देखिए इफेक्ट है, प्रभाव बताता है। तो क्या करेंगे, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। तो ये देखिए वॉज टायर्ड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें बता रही, टायर्ड थर्ड फॉर्म है और वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, दोनों चीज़ों ने मिलकर बताया हमारा टेंस कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा टेंस कौन सा हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब हुई, क्योंकि ये टेंस बता रही है दोनों चीज़ मिलकर। अकेला यहाँ पर देखिए रिफ्यूज्ड माने मना कर देना। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया तो ये फाइनाइट वर्ब, एफवी माने फाइनाइट वर्ब है जो टेंस बता रही है। तो वही मैंने बार बार आप लोगों से चर्चा में बात की कि फाइनाइट वर्ब क्या है, जो टेंस बताया, नंबर बताया, पर्सन बताया। तो टू कम का मतलब क्या हो गया, टू कम का मतलब है इन्फिनेटिव। अब देखिए टू कम इन द पार्टी, आने, उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जो टू कम है इन्फिनेटिव केस है, टू इन्फिनेटिव है। दो प्रकार के इन्फिनेटिव पढ़े थे हम लोगों ने, एक टू इन्फिनेटिव पढ़ा था और एक बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा था। तो ये जो इन्फिनेटिव है, ये टू कम इन्फिनेटिव केस, ये कैसी वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। अब जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई तो उसके बाद हमें ये भी चेक कर लेना है कि हमारा क्लॉज कैसा है, क्योंकि हम कंपाउंड अपना जो है सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे ही वॉज टायर्ड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, थका हुआ था। ये थके होने की बात ना तो अगले सेंटेंस में निर्भर कर रही है और ना तो अगला वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस पर निर्भर कर रहा है, केवल दोनों सेपरेट बातें हैं, अलग अलग फ्रीली कही जा सकती हैं, और इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। ही रिफ्यूज टू कम इन द पार्टी, उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर हम कंपाउंड बना रहे हैं तो हम अपनी फाइन वॉइस की श्रेणी में जो फिट बैठेगा जो कंजंक्शन, उसके सहायता से हम लोग बना लेंगे जैसा सेंस। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो हमने एंड का यूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसा पता चल रहा था कि दोनों बातों का विरोधाभास है, कंट्रास्ट है, तो हमने किसका यूज़ कर लिया, बट और येट का यूज़ कर लिया। अब हम अगली श्रेणी में देख रहे हैं कि हमें सो का प्रयोग कैसे करना है। तो जब इस तरीके से सेंटेंस आ जाएंगे तो हम उसको बना लेंगे। तो हमने क्या कहा, वह थका हुआ था इसलिए उसने हमारे साथ उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ही वॉज टायर्ड सो। अब ये सो क्या बता रहा है, सो कंजंक्शन है ना। कंजंक्शन आप जानते हैं दो शब्दों या वाक्यों के बीच में लगते हैं। तो कंजंक्शन क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर सो लगाया। अब देखिए ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, सो इसलिए ही रिफ्यूज टू कम इन द पार्टी, उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। क्लियर है सबको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए एक उदाहरण और दिया है, ही हैज़ वॉन। अब देखिए हैज़ वॉन, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि टेंस बता रही है। जोर दीजिए इस बात पर, टेंस बता रही है, प्लस इसने पर्सन भी बताया। पर्सन कैसे बताया, एक चीज़ समझने वाली, देखो ध्यान से। पर्सन इसलिए इसने बताया, देखिए ऊपर वाले ने पर्सन बताया, क्यों ने बताया, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पर्सन है वॉज, जो मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वो किसके साथ यूज़ हो रही है, वो ही के साथ यूज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा साथ में जो सब्जेक्ट आया है वो कैसा है, उसका नंबर कैसा है, वो एक वचन करता है, वो नंबर बता रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हैज़ लगा हुआ, नंबर बता रही है। सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो ये हमारी क्या बता रही हैं, ये हमारे नंबर बता रही हैं। तो इसलिए भी ये फाइनाइट वर्ब हुई। तो यहाँ पर हैज़ के साथ वॉन यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम जीता, ठीक है। अब आगे देखिए, फुल स्टॉप, सेपरेट कर दिया सेंटेंस। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, वह बहुत खुश है, ठीक है, इज़ लगा हुआ है, सॉरी। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। अब देखिएगा ध्यान से, इज़ सेंटेंस का टेंस बता रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या हम ये भी चेक कर लें कि हम अपने बनाने चलें उससे पहले एक चीज़ बार बार दिमाग में लानी है, चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो पता चला हाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम जीता, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। उसने पहला इनाम जीता कह सकते हैं, वह बहुत खुश है ये भी कह सकते हैं, और दोनों ही बातें एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब हम क्या करेंगे, उसने पहला इनाम जीता इसलिए वह बहुत खुश है, सही है। अब देखिए रिजल्ट क्या हुआ, पहला इनाम जीतने का रिजल्ट ये हुआ कि वो खुश है, या कह सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या हुआ, कि अगर पहला इनाम जिसने जीता है तो उसका प्रभाव ये हुआ कि वो खुश है। तो प्रभाव और रिजल्ट जो है दोनों बताया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ही हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, सो इसलिए वह, अब देखिए इसलिए
वो उसने पहला इनाम जीता इसलिए वह खुश है, सो ही इज़ वेरी हैप्पी। अब देखिए कितना सरल सेंटेंस बनाने का तरीका है ना। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार आप फिर से इस चीज़ को बार बार वीडियोस जो है आप रिप्ले करके देखिए, बार बार उसको रिस्टार्ट करके फिर से देख लीजिए अगर समझ नहीं आता। इससे आपका और मेरा दोनों समय बचेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के मन में कोई शंका रह ही नहीं जाए, ठीक है। अब फैन बॉयज़ की श्रेणी थी, फैन बॉयज़ की श्रेणी में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बन सके और क्लियरिटी के बाद ये एक एक सेंटेंस भी आपके पास पहुंच सके, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से हल कर पाएँ। तो ये था हमारा 100 का नियम जिसको हमने सीख लिया। अब हम इसके आगे चल रहे हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, ठीक है। देखिएगा हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, जो संभवतः हमारा लास्ट आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है, और वो है अगला जिसके हम लिए आगे जा रहे हैं। तो फैन बॉयज़ में हमने किन किन को देख लिया है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। फैन बॉयज़ अपनी इन कंजंक्शंस में हमने फॉर को देख लिया, एंड को देख लिया, बट, येट को देख लिया, सो को देख लिया। अब दो बचे हैं, और को देखना है और नॉर को देखना है, ठीक है। एन फॉर नॉर एंड ओ फॉर और, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, इनके बारे में क्या बताया जा रहा है वो देखेंगे, सीखेंगे उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और मुस्कुराइए क्योंकि अब जो है फैन बॉयज़ अपनी समाप्ति पर है, लेकिन अच्छे से समझना है, ठीक है। इसलिए नहीं मुस्कुराना क्योंकि ख़त्म हो रहा है, इसलिए मुस्कुराना है कि हमें सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ, ठीक है। तो अगला जो हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं इसका नाम है और। तो और कंजंक्शन है, नॉर है, बट है, येट है, स्टिल है, सब कंजंक्शंस ही हैं। फैन बॉयज़ कंजंक्शंस बोला जाता है इन्हें एक साथ, और कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए यूज़ होती हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो है क्या है, मैंने बार बार आपसे कहा, कंपाउंड सेंटेंस एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो सिंथेसिस में चलती है उसमें से एक प्रकार है। और दूसरी चीज़ है, कंपाउंड सेंटेंस जब भी बनाया जाएगा तो सबसे पहले एक चीज़ चेक की जाएगी और उसको हम कहते हैं कि हमारे दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। उसमें फाइनाइट वर्ब्स अब तो हम देख ही लेते हैं, हमारे लिए आसान हो गया है सब कुछ क्योंकि हम लगातार वो चीज़ करते चले आ रहे हैं, तो हमारी हैबिट बन गई है। अब देखिए ध्यान से, और कंजंक्शन यानी एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ठीक है, विकल्प के लिए। अब और के लिए क्या इसको हम यूज़ करेंगे कि विकल्प होना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, विकल्प हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि और का जो मतलब होता है, और का जो मतलब होता है वो तो या अथवा, ठीक है। या ये काम होगा या तो ये काम होगा, तो या अथवा का सेंस निकलता है, तो ये और है। नेक्स्ट है वरना या अन्यथा, ठीक है, और उसके लिए भी हो सकता है कि और वरना के लिए या अन्यथा ऐसे लिए, ठीक है। तो दो सेंस हैं, या अथवा, वरना या अन्यथा, तो दो चीज़ें अलग अलग, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई एक चीज़ होगी लेकिन दोनों नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है या तो या अथवा, दोनों में से। इस वाली कंडीशन नंबर 1 में और इस वाली कंडीशन नंबर 2 में, या तो आप और से सेंटेंस तब जोड़ रहे हैं जब आपके सेंटेंस में या इसके अलावा अथवा ये निकल रहा है, और या तो ऐसी कंडीशन है कि आप और तब लगा रहे हैं, या तो वरना कुछ ऐसा शब्द निकल रहा है, या तो अन्यथा निकल रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन उसको अगर हम अपनी मातृभाषा में समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी लेकिन दोनों नहीं होंगी। हमने यहाँ पर लिख दिया है दोनों नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली कंडीशन, ठीक है, तब आप और का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अन्यथा और कोई कंडीशन नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, ही विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, वह इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, ठीक है। दूसरा, ही विल रिजेक्ट इट, वह इसको मना कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, अस्वीकार कर देगा। तो देखिए अब लग नहीं रहा, या तो स्वीकार करेगा या तो रिजेक्ट कर देगा। तो कहने का मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये दोनों चीज़ें कंडीशन दे रही हैं और की, तो अब या तो या वाला सेंस बन रहा है। तो सीधी सी बात है, फैन बॉयज़ में से सबसे सूटेबल कंजंक्शन कौन सा है जिसको हम यूज़ करेंगे, तो आप लोग जानते हैं, विद्वान हैं सब लोग आप लोग, तो ही विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, ही विल रिजेक्ट। अब देख रहा, दो चीज़ें देखो ध्यान से, यहाँ से फुल स्टॉप लगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा, दोनों चीज़ें सेपरेट हुई। अब जब ये सेपरेट हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, विल और एक्सेप्ट मिलकर ये फाइनाइट वर्ब हुई कि नहीं, जल्दी बताओ, कमेंट में बताना जल्दी से कि ये फाइनाइट वर्ब हुई कि नहीं, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब अगले सेंटेंस में कौन सी है, तो विल रिजेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें देखिए ध्यान से, ये फाइनाइट वर्ब हुई।
अब नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? मैंने यहाँ पर लिखा ही विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, वह इस ऑफर को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हाँ बिल्कुल, ये इस पर निर्भर नहीं है। ही विल रिजेक्ट इट, वह इसे अस्वीकार कर देगा, ये इस चीज पर निर्भर नहीं है। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्लॉज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल है और मेन है। ठीक है, तीनों में से कोई एक नाम दे सकते हैं। तो आपको लगा कि यार और वाली कंडीशन बन रही है, तो और वाली कंडीशन ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए इसे। आंसर कैसे बना देंगे? हम अपने सेपरेट सेंटेंस को कंबाइंड कैसे कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो ही विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, वह इस ऑफर को स्वीकार करेगा, या ठीक है ऑप्शन हो गए ना, या तो स्वीकार कर लेगा या तो मना कर देगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? और ही विल रिजेक्ट इट, वह इसको अस्वीकार कर देगा। तो कितने लोगों को बात समझ में आई? या तो इसको स्वीकार कर लेगा या तो वो रिजेक्ट कर देगा। अब ये दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है वी मस्ट लीव नाउ। अब एग्जांपल देखना, वी मस्ट लीव नाउ, ठीक है, हमें अभी निकलना चाहिए। फुल स्टॉप, एक सेपरेट सेंटेंस ये हो गया। ठीक, वी विल मिस द बस, हम बस मिस कर देंगे, यानी हमारी बस छूट जाएगी। हम बस मिस कर देंगे, ये बात इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। और हमें जल्दी निकलना चाहिए या हमें अवश्य अभी निकलना चाहिए, ये बात इस पर निर्भर नहीं है। दोनों सेपरेट सेंटेंस है, फ्री सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे क्लॉजेस को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा। अब ध्यान देना, क्या यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है? तो आप निकाल सकते हैं, मॉडल है, ठीक है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट विल, मॉडल और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, तो हम कह देंगे हमारा सेंटेंस हो गया। अब फाइनाइट वर्ब दोनों चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है, कंपाउंड में, जैसा कि हमें चाहिए था, हो गया। अब हम अपने सेंटेंस को कर रहे हैं, हमें अभी निकलना चाहिए या तो हम अन्यथा। अब देखिए, या तो वाली कंडीशन इस सेंटेंस में नहीं है, इसमें कंडीशन में सेंस निकल रहा है अन्यथा या तो वरना, दोनों में से कोई एक। आप खुद महसूस कीजिए, हमें जल्दी निकलना चाहिए, हमें अभी निकलना चाहिए, अन्यथा हम अपनी जो बस है वो मिस कर देंगे, अन्यथा या वरना हम अपनी बस जो है वो मिस कर देंगे। तो इस तरीके से वाक्य को समझना है। और जब आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाता है तो भैया हमने समझा रखा है कि आप क्या करेंगे कि और को यूज़ कर लेंगे। और ऐसी कंडीशंस आ गई और आपने यूज़ कर लिया। तो कैसे बनाया? वी मस्ट लीव नाउ, हमें अभी निकलना चाहिए, अन्यथा या वरना। तो इसके लिए हमने कौन सा यूज़ किया? कंजंक्शन। और देखिए एक चीज़ मैंने आपके लिए की है कि जब मैं इस सेंटेंस को बना रहा हूँ तो मैं इसको कैपिटल कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ वहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर में आप लोग स्मॉल ही लिखिएगा, समझाने के लिए मैंने ऐसा कैपिटलाइज कर दिया इसको, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो वी मस्ट लीव नाउ, हमें अवश्य अभी निकलना चाहिए, अभी निकलना चाहिए, और अन्यथा वी विल मिस द ट्रेन, हम अपनी बस को मिस कर देंगे। तो कितने लोगों को और का ये जो कंडीशन थी वो समझ में आई? आशा करता हूँ आप लोगों को और समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, या अथवा वरना अन्यथा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मिल रही है। तो पहले वाले में देखिए या वाली कंडीशन मिली, या तो वो ऑफर को स्वीकार कर लेगा या तो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो हमने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज देखे, फाइनाइट वर्ब देख ली। अब क्या करेंगे? ही विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, या तो उसे स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, या तो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, वी मस्ट लीव नाउ। वी मस्ट लीव नाउ का मतलब क्या हुआ? हमें अभी निकलना चाहिए। वी मिल मिस द ट्रेन, अब ये सेपरेट सेंटेंस अलग था, ये अलग था। सर कैसा सेंस मिल रहा है? अन्यथा वाला। तो अन्यथा या वरना में से अभी सर ने बताया क्या करेंगे? और कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज मिले तो आंसर लगा कि हमने क्या कर दिया? वी मस्ट लीव नाउ, हमें अभी निकलना चाहिए, और अन्यथा वी विल मिस द ट्रेन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मस्ट तो अवश्य क्या सेंस देता है, चाहिए सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई वी मस्ट लीव नाउ, अब ये सेंस दे रहा है कि अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो अगला काम आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए हमने चाहिए का यूज कर लिया। वी मस्ट लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन, वी विल मिस द बस, सॉरी ट्रेन निकल जाता है बार बार, सॉरी। नेक्स्ट, ट्रेन से ज़्यादा ही लगा हुआ लग रहा है, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है, अब हम अपने टॉपिक पर देखिए, अब हमने और कर लिया, ठीक है। फैन बॉयज़ में FANBOYS, फैन बॉयज़ में सो हो गया, येट हो गया, और हो गया, बट हो गया, एंड हो गया, फॉर हो गया। अब हम बचे हैं नॉर पर। तो अब हम नॉर के बारे में सीखेंगे कि नॉर क्या होता है। अब देखिए, नॉर के लिए थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है कि नॉर जो है वो नेगेटिव अल्टरनेटिव है। नेगेटिव अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है? विकल्प तो मिलेगा, समझिएगा ध्यान से। पहले में क्या था कि अल्टरनेटिव है, विकल्प मिलेगा, पॉजिटिव विकल्प मिलेगा, ठीक है। लेकिन नॉर जो होता है वो कैसा है? वो विकल्प तो है, अल्टरनेटिव तो है, लेकिन नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो मैंने लिख दिया नकारात्मक वैकल्पिक, ठीक है, नकारात्मक वैकल्पिक। मतलब
दोनों ही कंडीशन में ना तो ना वाला होगा, ना तो मैं ये हूँ ना तो मैं वो हूँ। कुछ अगर दर्शन में जाएं, फिलॉसफी में जाएं, तो वहाँ कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि ना तो इसमें ना तो उसमें, तो फिर है किस में? प्रभु जो है अगर यहाँ व्याप्त नहीं वहाँ व्याप्त नहीं तो फिर कहाँ व्याप्त है? तो दर्शन में जब बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, जब बैठते हैं तो उनके बीच की जो चर्चा होती है उसका आनंद ही कुछ दुगना होता है। ठीक है, अपने अपने जो धर्म हैं या शास्त्र हैं उन पर जब शास्त्रार्थ होता है तो बहुत सारे लोग, जब विद्वान जन बैठते हैं, विद्वजन बैठते हैं, तो आपस में जब चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होता है, तो उनके वाणी को सुनने का जो आनंद है वो अलग ही होता है और नई नई बातें हम लोगों को पता चलती हैं। तो बस बिल्कुल वैसा ही हमारा नौर है, ना तो ये ना तो वो, बिल्कुल दर्शन जैसे द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, ये सारे जो दर्शन चलते हैं इनमें जब बातें कही जाती हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही साउंड करता है जैसे नौर, कि ना तो इसमें ना तो उसमें, ना तो मैं ये हूँ ना तो मैं वो हूँ, इस तरीके का साउंड आता है, ऐसा लगता है नौर में। तो नेगेटिव अल्टरनेटिव है, यानी नकारात्मक वैकल्पिक है। तो मैंने क्या कहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि जब दोनों ही विकल्प नकारात्मक सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। नकारात्मक सेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसका मतलब नेगेटिव ही सेंस निकल रहा है, उसका मतलब कोई अर्थ जो है वो सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक है। वो नहीं में, ना नहीं, कभी नहीं में बात की जा रही है, तो इस तरीके का अगर सेंटेंस निकलता है तो उसको हम कहते हैं कि वो नकारात्मक सेंस दे रहा है। दो ही विकल्पों में ना तो ये ना तो वे, इस तरीके से अगर कुछ ना तो ना वाला सेंटेंस अगर निकल रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, नॉर की सहायता से बनाते हैं। अब एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो एक चीज़ पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा ईदर और नीदर नॉर, इसको हम आइदर और या नाइदर नॉर भी कहते हैं। तो वहाँ पर जब ये अल्टरनेट यूज़ होता है तो दरअसल नाइदर और नॉर, इनको नाइदर को फर्स्टली लगाया जाता है, बीच में मिडिल में नॉर लगाते हैं, फिर हम अगला सेंटेंस बनाते हैं। यही सेम कंडीशन आइदर और में भी होती है, उसको भी जानेंगे, लेकिन वो जब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे उनके हिसाब से, क्योंकि फैन बॉयज़ में उसका उपयोग नहीं है, वो आगे आने वाले कंजंक्शंस में उसका उपयोग होगा, तब हम उसको भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हमें जो नॉर का पढ़ना है, सेगमेंट पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है नॉर का, वो ये समझना है कि दोनों ही चीज़ों में सेंस कैसा निकल रहा है, ना तो ये ना तो वो, इस तरीके से चल रहा है। और नॉर की सबसे खूबसूरत बात जो मैंने यहाँ पर नोट की रखी है, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी समझेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बता दूं कि नॉर में जब सेंटेंस जुड़ता है तो देखिए नाइदर नॉर में और आइदर और में ऐसा अमूमन नहीं होता है, लेकिन जब नॉर को पर्टिकुलर एक कंजंक्शन बना दिया जाता है, कहने का मतलब हम नॉर का ही यूज़ करेंगे, नीदर नॉर या ईदर और का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, हम नीदर वाला नहीं कर रहे हैं, केवल नॉर का प्रयोग कर रहे हैं, एज अ कंजंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि जो नॉर होता है, इसका अगला वाला जो सेंटेंस होता है वो पलट जाता है, यानी वो इंट्रोगेटिव या इन्वर्टेड बनता है। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा भी है, घबराइए नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए, तो एग्जाम्पल दे दिया हमने और लिखा हुआ है आई एम नॉट अ पेंटर, मैं पेंटर नहीं हूँ। अब देखिए फुल स्टॉप, ये सेपरेट सेंटेंस हो गया, ये अलग हो गया। आई एम अ पोएट, मैं, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं कवि हूँ, सेंस ये मिल रहा है कि मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं कवि हूँ। अब ये दोनों चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो सेंटेंस है आई एम अ पोएट, अब ये दो चीज़ें दे रहा है, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जब हमने कहा कि मैं पेंटर नहीं हूँ तो हमें अगला शब्द भी कहना पड़ेगा कि मैं कवि नहीं हूँ, तभी तो सेंस निकलेगा कि मैं ये भी नहीं हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, तभी तो हम नॉर का यूज़ कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, आई एम नॉट अ पोएट, आपको दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट अ पोएट। अब देखिए आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम नॉट अ पोएट। अब देखिएगा ध्यान से, मैं पेंटर नहीं हूँ मैं कवि नहीं हूँ। अब देखिए दोनों ही चीज़ें कैसी, अब देखिए अगर हम आपसे कहें सबसे पहली शर्त, अपने आप माइंड पहुँच जाया करे आपका कि कंपाउंड बनाना है, क्या करना है, सबसे पहले सर चेक करना है कि ये जो हम क्लॉज देख रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस देख रहे हैं, सेपरेट वाक्य देख रहे हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो अपने आप से कहिए आई एम नॉट अ पेंटर। तो ये बात कहने के लिए आपने किसी वाक्य पर निर्भर होना समझा नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं कवि नहीं हूँ, ठीक है, तो ये भी कोई किसी बात पर निर्भर नहीं है। तो दोनों ही जब इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो क्या किया जाएगा, जब पहले से इधर चीज़, जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, दूसरा सेंटेंस पहले पर निर्भर नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और सेंस कैसा दे रहे हैं, ना तो ये ना तो वो, तो अपने आप आपका सेंस पहुंच जाना चाहिए कि यार यहाँ पर और का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो या का है, इसमें तो वैकल्पिक पॉजिटिव होते, विकल्प पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर
इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारा जो नॉर है वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज भी दिखा रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो नॉर है वो क्या कह रहा है कि ना तो और ना तो ये। जब दोनों ही ना के सेंटेंस निकलते हैं, ना के सेंस में निकलते हैं, तो हम यूज़ करते हैं नॉर का एज अ कंजंक्शन। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एज अ कंजंक्शन जब नॉर यूज़ होगा, बीच में रखा जाएगा, तो बिना नाइदर के ये किस तरीके से वर्क करेगा उसको मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ एक ध्यान रखें कि नॉर से जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस नॉर से जुड़ता है, अब ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए, कैमरामैन भैया फोकस करो, तो नॉर से जुड़ता है तो उसका एक क्लॉज पॉजिटिव, मतलब जो पहला वाला क्लॉज है एक क्लॉज पॉजिटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव या इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड माने उल्टा बनता है। उल्टा कहने का मतलब भाई इंट्रोगेटिव सेंस, कैसे, आई एम अ टीचर, ठीक है, ये हो गया, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव क्या है, एम आई अ टीचर, ठीक है। तो जैसे आप हेल्पिंग और फर्स्टली आपने रख ली, उसके बाद सब्जेक्ट रख लिया, फिर आपने आर्टिकल रखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो कहने का मतलब क्या हूँ, ये चीज़ है। तो लिखा हुआ है, एक ध्यान देने वाली बात ये कि नॉर से जब भी कंपाउंड सेंटेंस जुड़ेगा तो नॉर से जुड़ता है तो उसका एक क्लॉज पॉजिटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव या इन्वर्टेड या उल्टा बनता है। अब आप कहेंगे सर उल्टा बनता है, इंट्रोगेटिव बन गया, सीधी बात है, लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क मार देंगे। भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये मत करना, ठीक है। वो सेंस ऐसा दे रहा है, नॉर यूज़ कर रहा है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि जब सेंटेंस इस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है कि मैं ना तो ये हूँ ना तो वो हूँ, तो उसमें प्रश्न पूछने का कोई काम ही नहीं है, बस हमने उसको उल्टा कर दिया क्योंकि नॉर का रूल ऐसा कहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट अ पेंटर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर आपने नॉर यूज़ किया, जो किसके रूप में आप यूज़ कर रहे हैं, कंजंक्शन के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर एम और ये एम दोनों फाइनाइट वर्ब हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए इसका मतलब। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव यानी सीधा वाक्य बना हुआ है। ये पॉजिटिव कहने का मतलब, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो नॉट लगा हुआ है, पॉजिटिव कहाँ से हो गया, कहने का मतलब है वाक्य सीधा, ये वाला पॉजिटिव सकारात्मक वाला नहीं है। आप सीधे ऐसे लिखे दे रहे, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये सीधा वाक्य है, ठीक है, और इसको हम अगर उल्टा नहीं करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो आपने क्या कहा, मैं पेंटर नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर मैं ये भी नहीं हूँ, यानी मैं कभी भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वाले नॉट के लिए जब नॉर का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये नॉर आ ही गया तो इस नॉट का काम नहीं रह गया, इसको हटा दिया। और जैसे ही हमने नॉर का यूज़ कर लिया ना तो सेंटेंस में, भाई नॉट यहाँ क्यों लगा था, क्योंकि हमें वो बताना था कि मैं कभी नहीं हूँ, तो नहीं का काम तो इसने नॉर ने कर लिया ना, तो बस अब हमें नॉर का जो रूल है वो अप्लाई करना है। तो मैंने क्या नीचे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पेपर में ये गलती कर दी कि आई एम नॉट अ पेंटर, उसके बाद नॉर लगाया, उसके बाद आपने जो अगला वाक्य दिया था उसको सीधे लिख दिया, नॉट तो हटा दिया, लेकिन क्या कर दिया, आई एम अ पोएट, ये जो है ये गलत माना जाएगा। रूल बताता है नॉर का कि हमें क्या करना है, इसको पलट देना है, यानी इसको उल्टा करना है, इन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव करना है। तो कैसे, अब देखिए करेक्ट आंसर फिर क्या होगा इसका, आई एम नॉट अ पेंटर नॉर एम आई अ पोएट। अब देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे आप लोग क्या करते थे, इंट्रोगेटिव बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए और आई को पीछे कर दिया इस तरीके से, तो एम आई अ पोएट, क्लियर है, वही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई। तो क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट अ पेंटर नॉट आई एम आई अ पोएट, और फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है सबको। अब हम, अगर आप समझ गए हैं ऊपर वाला सेंटेंस, आशा करता हूँ, तो नीचे वाला आप आराम से बना देंगे। लिखा हुआ है, ही डिड नॉट इन्वाइट मी, उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया, फुल स्टॉप, सेपरेट सेंटेंस हो गया। ही डिड नॉट इन्वाइट आलोक, उसने आलोक को इन्वाइट नहीं किया, दोनों ही बातें कहीं गई। अब आप क्या करेंगे, सीधी बात है, उसने ना तो मुझे इन्वाइट किया ना तो आलोक क्यों किया। अब देखिए दोनों ही विकल्प हैं, मेरा और आलोक का, दोनों विकल्प हैं, लेकिन दोनों बातें कैसी हैं, नकारात्मक। अब देखिए ना तो उसे ना तो मुझे, अब दोनों चीज़ें अलग अलग, ना तो उसने मुझे इनवाइट किया ना तो आलोक को इनवाइट किया। अब जब दोनों ही चीज़ें इनवाइट नहीं हुई हैं तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब दोनों ही ना मुझे इनवाइट किया ना आलोक को किया, तो दोनों ना तो ना का सेंस है ना, तो अगर मुझे किया होता या तो आलोक को किया होता तो और का सेंस निकलता, तो हम और यूज़ कर लेते, ठीक। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे हमने क्या किया था, एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट कर देगा, या तो मुझे बुलाएगा या तो आलोक को बुलाएगा, तो या तो या वाली बात होती तो हम और का यूज़ कर लेते, लेकिन नहीं, उसने मुझे भी इनवाइट नहीं किया, उसने आलोक को भी इनवाइट नहीं किया, तो उसने ना तो मुझे इनवाइट किया ना तो आलोक को इनवाइट किया। अब ना तो ना वाला सेंटेंस बन रहा है, फटाक से आप क्या बना देंगे, देखिए ध्यान से। तो क्या लिखा, ही डिड नॉट इन्वाइट मी, उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया, ही डिड नॉट इन्वाइट आलोक, उसने
आलोक को इन्वाइट नहीं किया। अब दोनों ही चीज़ें हैं, देखो क्या करेंगे, करेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे इसका, ही डिड नॉट इन्वाइट मी, उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया। अब देखिए नॉर, जैसे ही आपने नॉर, देखिए वही चीज़ मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पर जो और मैंने कैपिटलाइज लिखा है ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये केवल आपको फोकस कराने के लिए कि यहाँ पे कंजंक्शन लगी हुई है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर नॉर जो लगा हुआ है एक कंजंक्शन है, ये भी नॉर कंजंक्शन है, लेकिन इसको कैपिटलाइज इसलिए कर दिया, आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, आपको केवल फोकस करवाने के लिए यहाँ पर हमने ये यूज़ कर दिया है, ठीक है, आप नहीं कीजिएगा, आप नॉर लिखेंगे नॉर्मली, ठीक है। ही डिड नॉट इन्वाइट मी, उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया, नॉर, अब जैसे नॉर लग गया तो याद रखिए जैसे आपने नॉर लगा दिया यहाँ पर फुल मतलब कंजंक्शन से बीच में जोड़ा, तो इसके बाद वाला जो नॉट है इसका काम नहीं रह गया, ये चीज़ ध्यान रखिए, काम नहीं रह गया। आप क्या करेंगे, बस सेंटेंस को पलट देंगे और क्या बन जाएगा, देखिएगा नॉर और ये वाला डिड आ जाएगा आगे, यहाँ पर डिड हो गया, उसके पीछे ये हो गया ही। क्लियर है सबको? तो बस हमने इसको पलट दिया, क्या कर देंगे, डिड ही इन्वाइट आलोक, डिड आगे आ गया ही और आगे लिखा हुआ, ये तो नॉट का इसका काम ही नहीं रह गया, इन्वाइट आलोक। क्लियर है? अब ये दोनों चीज़ें करेक्ट आंसर में आ गई। अब देखो ही डिड नॉट इन्वाइट मी नॉर डिड ही इन्वाइट आलोक, और इस तरीके से आपका ये जो फैन बॉयज़ का सेगमेंट था वो एंड हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ बातें समझ में आई होंगी, आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा, सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। तो हमारा जो सिंथेसिस का इतना बड़ा टॉपिक चल रहा है, बड़ा तो टॉपिक है ही, लेकिन बड़े धैर्यपूर्वक, बड़ी सावधानी से हर एक रूल को पढ़ते हुए, समझते हुए, एक एक चीज़ को देखते हुए, अपने अंदर आत्मसात करते हुए, नोटबुक पर नोट करते हुए, सिर्फ नोटबुक पर भी नोट नहीं करना है, आपसे विनती है कि सारे रूल्स को आप सीखते चले जाएं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, मन मस्तिष्क में ये बात रची बसी रहेंगी तो वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, आगे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि जो भी हमने रूल सीखे थे सर के माध्यम से या शिक्षा में दिवस के माध्यम से, तो वो चीज़ें हमें पता नहीं, और जब आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो दिखाई देता है तो हम टीचर्स को बहुत खुशी होती है कि चलिए हम आप तक वो चीज़ें पहुंचा पाए जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पेपर में जब यही सारी चीज़ें आती हैं तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार सेंटेंस गलत नहीं हो जाना चाहिए, नंबर कट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धैर्यपूर्वक। अब देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा सबसे अच्छा ये कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं। बुक्स से एक्सरसाइज आप लोग जो है वो कर सकते हैं, और कभी आगे मौका मिलेगा तो एक्सरसाइज इससे संबंधित भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अपने एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, पढ़ाई बेहतरीन करते हुए, सिंथेसिस को गंभीरता से लेते हुए, ये भी नहीं कि हल्के में ले लेना है, टॉपिक अच्छा है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, और ये हर साल लगभग यूपी बोर्ड में सेट है बिल्कुल क्वेश्चन जो है, क्योंकि सिलेबस में शामिल है तो इसके जो क्वेश्चंस है वो पूछे भी बहुत जाते हैं। अमूमन छात्र इससे घबराते हैं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, धीरे धीरे जब हम टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती रहेगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, और मेरा जो टीचिंग का मेथड है अगर वो पसंद आया हो आप लोगों को, तो आप कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि आप सारी अच्छे कमेंट से जो है कमेंट बॉक्स भर दीजिए, और भरना ही नहीं है, केवल ये नहीं कि कमेंट ही करते रहें और पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं करना है, आप दोनों चीज़ें आराम से कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप तक वो चीज़ें पहुंचा पाए जिसके आप हकदार हैं। और आने वाली क्लासों में हम फैन बॉयज़ तो आज हमने कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद जो है कंपाउंड के अन्य रूल पर चलेंगे, तब तक पढ़ाई करनी है अच्छे से, और जब अच्छी मेहनत होगी तो शानदार रिजल्ट होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं अब नेक्स्ट रूल के साथ अगली क्लास में आपसे मिलने आऊँगा। तब तक अपना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सक्षम एजुवर्स की तरफ से।